गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर मधुलिका सिंह उज्ज्वल आज की कक्षा में आपको भारत की संसद के बारे में बताना चाहूँगी। यानी आज हम जो भारत की संसद है उसके गठन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले तो बच्चों, यदि आपको कोई पूछे कि भारत की संसद में कौन कौन आता है, तो सामान्यतः जो जवाब आता है वह होता है कि इसके जो दोनों सदन हैं उससे ही भारत की संसद का गठन होता है या भारत की संसद का निर्माण होता है। लोकसभा और राज्यसभा जिसे हम कहते हैं, इसके दो सदन। परंतु ऐसा नहीं है बच्चों। भारत की संसद राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती हैं। तो आप अच्छे से याद रखें कि यदि भारतीय संसद के बारे में पूछा जाए तो आपको बताना है कि राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर भारतीय संसद का गठन होता है। अब बात करते हैं कि भारतीय संसद के गठन के बारे में, इसकी संरचना, शक्तियाँ, कार्य, भूमिका आदि के बारे में संविधान के कौन से अनुच्छेदों में वर्णन है। तो आप ध्यान से सुने बच्चों। संविधान के अनुच्छेद 78 से लेकर 122 तक, 79 से लेकर 122 तक भारत के संसद के गठन के प्रावधान हैं। अब हम बात करते हैं कि भारत की संसद के जो दो सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। सामान्यतः आपने सुना होगा कि राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। परंतु बच्चों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे संविधान में इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है। यह सामान्य भाषा में प्रचलित हो गया है, परंतु संविधान में राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन मानकर संबोधित या इस प्रकार का कोई प्रावधान, कोई उल्लेख नहीं मिलता है। तो अब हम आते हैं राज्यसभा पर कि संसद का जो एक सदन है राज्यसभा, उसका गठन या उसकी संरचना कैसे होती है। तो बच्चों, राज्यसभा की अधिकतम जो संख्या होती है वह 250 हो सकती है। ऐसा हमारे संविधान के अनुच्छेद 80 में किया गया है। इससे पहले जो 79 है उसमें यह व्यवस्था की गई है कि भारत संघ की एक संसद होगी जिसका निर्माण राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर होगा। जैसे कि मैंने अभी पूर्व में बताया आपको, तो आर्टिकल 79 में भारतीय संघ की एक संसद होगी जिसका निर्माण राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर होगा, इसका प्रावधान या उल्लेख है। और आर्टिकल 80 में राज्यसभा के गठन के बारे में प्रावधान है कि इसकी अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 245 है। इन 245 में से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और बाकी सदस्य राज्यों की इकाइयों से जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में प्रतिनिधित्व पाते हैं। यानी जो 238 मेंबर बचते हैं, 239, वो उनका प्रतिनिधित्व जो देश के विभिन्न राज्य हैं उनमें की जनसंख्या के आधार पर उनको सीटें आवंटित की गई हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि राज्यों के अलावा दिल्ली और पौंडीचेरी जो संघ शासित प्रदेश है, सिर्फ इनको ही राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया गया है बच्चों।
इसके अलावा किसी भी केंद्र शासित या संघ शासित प्रदेश को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है, क्योंकि वहाँ की जनसंख्या इतनी नहीं है कि उनको इसमें प्रतिनिधित्व दिया जाए, जबकि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का आधार जनसंख्या है। यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहूँगी बच्चों कि जनसंख्या में प्रतिनिधित्व के आधार के कारण जहाँ उत्तर प्रदेश को 31 सदस्य राज्यसभा में भेजे जा सकते हैं, वहीं त्रिपुरा जैसी जगहों से सिर्फ 1 सदस्य राज्यसभा में भेजा जा सकता है। तो इस प्रकार से राज्यसभा में हाल ही में जो 2 संशोधन हुए हैं उस पर भी अब मैं बात करती हूँ बच्चों कि पहले तो यह आवश्यक था कि राज्यसभा का जो सदस्य चुनाव लड़ता था उसका उस राज्य की मतदाता सूची में नाम होना आवश्यक था, परंतु हाल ही में जो संशोधन किए गए हैं राज्यसभा के निर्वाचन से संबंधित बच्चों, 2 संशोधन किए गए हैं। उनमें यह प्रावधान किया गया है या संशोधन किया गया है कि चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के लिए अब यह आवश्यक नहीं है कि उसका नाम उस राज्य विशेष की मतदाता सूची में हो जहाँ से वह चुनाव लड़ रहा है, यानी वह भारत के किसी भी राज्य की मतदाता सूची में उसका नाम हो सकता है, तो वह भारत के किसी भी राज्य से चुनाव राज्यसभा के लिए लड़ सकता है। और दूसरा कि राज्यसभा के लिए जो अब मतदान जो गुप्त होते थे उसकी बजाय खुले और पारदर्शी होंगे। अब बात करते हैं राज्यसभा के जो योग्यताएं हैं, यानी कौन राज्यसभा का मेंबर हो सकता है और उसके कार्यकाल के बारे में। तो बच्चों, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो आवश्यक योग्यताएं हमारे संविधान में रखी गई हैं, वह पहली है जो सबको पता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसकी आयु 30 वर्ष की होनी चाहिए। तीसरा, कि वह लाभ के किसी भी पद पर काम नहीं करता होना चाहिए। और चौथा, कि ऐसी अन्य योग्यताएं रखता हो जो संसद के किसी भी कानून द्वारा निश्चित की गई हो। इस प्रकार से उपरोक्त योग्यता रखने वाला कोई भी व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। अब मैं आपको बताती हूँ एक और इम्पॉर्टेंट बात कि बच्चों, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, यानी इसका समापन या इसका आप कह सकते हो अंत कभी नहीं हो सकता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और इसे स्थायी सदन कैसे माना जाता है, अब ये समझिए आप कि इसको स्थायी सदन इसलिए माना गया है कि इसकी अवधि के पूर्व इसको राष्ट्रपति भंग नहीं कर सकता। पूरी राज्यसभा का चुनाव कभी भी एक साथ नहीं होता। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है, परंतु इनमें से 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद पद निवृत्त हो जाते हैं और 1/3 नवीन सदस्य उनकी जगह सदस्य पद ग्रहण करते हैं। तो ऐसे में यह रोटेशन चलता रहता है और यह सदन कभी भी भंग नहीं होता है। अब हम आते हैं लोकसभा के गठन के बारे में बच्चों कि लोकसभा का जो दूसरा सदन है उसका गठन कैसे होता है। तो लोकसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या है वह बच्चों 552 रखी गई है। वर्तमान में अभी 545 है इसकी सदस्य संख्या। इसमें लोकसभा के जो 530 सदस्य हैं वो तो राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष रूप से चुनकर आते हैं और 20 वह हैं जो सदस्य राज्य क्षेत्रों का यानी संघ शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं और वो भी प्रत्यक्ष निर्वाचन से ही चुनकर आते हैं। अब जहाँ तक निर्वाचन क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व की बात करें बच्चों, तो इसका जो आधार होता है वह हमारे अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक जनगणना के आधार पर जो परिसीमन आयोग होगा जो संसद के आदेशानुसार विभिन्न क्षेत्रों के निर्वाचन क्षेत्रों में आवश्यक प्रतिनिधित्व कर देगा और उसके आधार पर जो निर्वाचन क्षेत्र हैं या जो प्रतिनिधित्व है वह दिया जाएगा राज्यों को।
परंतु अभी भी हमारे यहाँ पर 1971 की जनगणना के आधार पर ही जो सदस्य संख्या निर्धारित है बच्चों, वही चल रही है। तो लोकसभा के 552 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, 530 राज्यों से, 20 जो संघ शासित प्रदेश हैं उनसे, और 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं एंग्लो इंडियन समुदाय से। आप सुने कि राज्यसभा में हमने कहा है 12 सदस्य मनोनीत करेगा राष्ट्रपति, जो विभिन्न क्षेत्रों से, जैसे विज्ञान है, साहित्य है, कला है, शिक्षा है, जो भी सामाजिक सेवाएं हैं आदि के जो आप कह सकते हो योग्यतम पुरुष हैं, उनको मनोनीत करता है, जिन्होंने अपने क्षेत्र में अचीवमेंट्स पाए हैं, उपलब्धियाँ पाई हैं, रिमार्केबल जिन्होंने माइलस्टोन जो साबित हुए हैं, उनको मनोनीत करता है राज्यसभा में 12 मेंबर्स को। और यहाँ पर लोकसभा में वह 2 एंग्लो इंडियन समुदाय से, एंग्लो इंडियन का मतलब है या माता या पिता एक कोई भी बाहर का होगा, यूरोपियन होगा, तो उसको कहते हैं एंग्लो इंडियन। तो 2 करेगा एंग्लो इंडियन समुदाय से। तो आप समझ गए कि ये 552 सदस्य कैसे होंगे। हालांकि वर्तमान में अभी 545 सदस्य है लोकसभा में। अब आते हैं हम कि लोकसभा के सदस्यों के निर्वाचित होने के लिए जो योग्यताएं हैं उन पर बच्चों। तो लोकसभा के सदस्य के निर्वाचन हेतु जो आवश्यक योग्यताएं हमारे संविधान में बताई गई हैं वो इस प्रकार से हैं कि पहली तो वही कि वह भारत का नागरिक हो, दूसरी कि उसकी आयु 25 वर्ष पूरी कर चुका हो। राज्यसभा में है 30 वर्ष, लोकसभा में है 25 वर्ष। तीसरा वही कि वह भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अंतर्गत किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर काम नहीं कर रहा हो, यानी वो किसी भी प्रकार की नौकरी नहीं कर रहा हो। और चौथा कि वह न्यायालय द्वारा पागल न ठहराया गया हो या पागल न हो। इस प्रकार से उपरोक्त योग्यताएं वालों को भारत की लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य माना जाता है। अब हम बात करते हैं कि इन योग्यताओं के अतिरिक्त भी अन्य योग्यताएं निर्धारित करने का अधिकार संविधान के द्वारा संसद को दिया गया है। और इसके तहत ही संसद ने 1951 में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम पास कर संसद के सदस्यों के लिए निम्न योग्यताएं भी निश्चित की थी। वो इस प्रकार से हैं बच्चों कि अनुसूचित जातियों से संबंधित सुरक्षित स्थानों के उम्मीदवारों के लिए आवश्यक है कि वे अनुसूचित जाति के सदस्य हों। इसी प्रकार से जनजाति से संबंधित सुरक्षित स्थान के उम्मीदवारों के लिए भी आवश्यक है कि वह जनजाति के सदस्य हों। और ये व्यक्ति समस्त भारतीय क्षेत्र में किसी भी स्थान से अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य हो सकते हैं। यानी किसी जाति विशेष से आप सुरक्षित स्थान से खड़े हो रहे हैं तो आपका उस जाति विशेष का होना आवश्यक है। दूसरा जो योग्यता निर्धारित की गई है वह यह है कि असम की जो जनजातियों के लिए सुरक्षित स्थान के लिए उम्मीदवार बनने हेतु उसी जनजाति का होना और उस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र या उस जिले के किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होना आवश्यक है। यह असम की जनजातियों के संदर्भ में एक विशेष योग्यता निर्धारित है। साथ ही तीसरा कि अन्य किसी स्थान से उम्मीदवार होने के लिए भारत में किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होना आवश्यक है। अर्थात किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से उसका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए। यानी कोई भी कहीं से भी खड़ा हो सकता है, परंतु भारत की मतदाता सूची जो है उसमें उसका नाम होना चाहिए। एक और जो योग्यता संबंधी परिवर्तन किया गया है इस अधिनियम के द्वारा वह यह था बच्चों कि निर्वाचन संबंधी अपराध के लिए दोषी पाए गए व्यक्ति को निर्वाचन आयोग द्वारा एक निश्चित समय अथवा जीवन भर के लिए संसद का चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। एक और इसमें योग्यता निर्धारित की गई है या आप कह सकते हो बात निर्धारित की गई है बच्चों कि उम्मीदवार ने
यदि उसने किसी अपराध के लिए 2 वर्ष या से अधिक सज़ा न पाई हो और उसे जेल से छूटे 5 साल से अधिक हो गए हों तो भी उसको उम्मीदवार बन सकता है वह। अगला कि सरकार से संबंधित किसी ठेके में उसका हिस्सेदार नहीं होना चाहिए, यानी उसकी भागीदारी नहीं होनी चाहिए, और न ही सरकार से संबंधित किसी कारखाने में उसका हित होना चाहिए, यानी जो लोकसभा के लिए खड़ा हो रहा है ये उसकी योग्यताओं के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगला कि उसे बेईमानी या राजद्रोह के कारण सरकारी नौकरी से न निकाला गया हो और इस प्रकार से अपराध के 5 वर्ष बाद ही संसद की सदस्यता प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार से लोकसभा के लिए उम्मीदवारी के बारे में जो यह आवश्यक अन्य योग्यताएं निश्चित की गई थी बच्चों, वह थी संसद के द्वारा 1951 के जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के द्वारा। जो सामान्य योग्यताएं हैं कि भारत का नागरिक हो, 25 साल की आयु की हो, लाभ के पद पर काम न कर रहा हो और पागल न हो, वो हमने पूर्व में ही सामान्य योग्यताओं के रूप में पढ़ा। और ये जो अभी हमने डिस्कस की है वह है 1951 के जनप्रतिनिधि नियम के आधार पर जो संसद सदस्यों के लिए योग्यताएं निश्चित की गई उसकी हमने बात की है। अब हम बात करते हैं लोकसभा के कार्यकाल की बच्चों। तो 42वें संशोधन के पूर्व तक लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष था, लेकिन इस संशोधन के द्वारा, संवैधानिक संशोधन के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। परंतु आगे आप ध्यान से सुनिए, 42वें संशोधन द्वारा लोकसभा का कार्यकाल जो पहले 5 वर्ष का था 6 वर्ष का कर दिया। परंतु 44वें संशोधन द्वारा जो 1978 में हुआ था, 44वां संवैधानिक संशोधन, उसके द्वारा पुनः लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का कर दिया गया। इसके अलावा बच्चों, यदि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को परामर्श दे तो समय से पूर्व यानी 5 साल से पहले भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है। यहाँ मैं आपको फिर स्पष्ट करना चाहूँगी कि पूर्व में हमने कहा था कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, वह कभी भी भंग नहीं होता है, क्योंकि उसके सदस्य 2/3 सदस्य 2 वर्ष बाद निरंतर पद निवृत्त होते रहते हैं और नवीन सदस्य पद ग्रहण करते रहते हैं। परंतु यहाँ पर लोकसभा में ऐसा नहीं है। 5 वर्ष की अवधि से पूर्व भी यदि प्रधानमंत्री परामर्श दे लोकसभा को भंग करने का राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति समय से पूर्व भी लोकसभा भंग कर सकता है। अब तक आप देख सकते हो कि लगभग 7-8 बार समय से पूर्व लोकसभा भंग की गई है। इसके साथ ही आप देख सकते हो कि यदि अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए सरकार के विरुद्ध, तब भी लोकसभा भंग हो जाती है। इस प्रकार से बच्चों, आज की कक्षा में हमने जो संसद है उसमें कौन कौन आते हैं और संसद के दोनों सदनों के सदस्य संख्या और उसके कार्यकाल और जो उसके सदस्य बनेंगे उनमें क्या योग्यताएं निश्चित की गई है संविधान द्वारा, उनके बारे में चर्चा की। अब अपनी अगली कक्षा में हम राज्यसभा की और लोकसभा की कार्य और शक्तियों के बारे में और इनके पारस्परिक संबंधों के बारे में बात करेंगे। तो थैंक यू बच्चों।